जय हिंद। मैं जयेश नायक स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल शार्प माइंड्स पे। आज हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस जिन लोगों के पास है उनका सिलेबस अपन लोग कंप्लीट आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बीए सेमेस्टर 1 राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पहली किताब चलती है वो है पॉलिटिकल थ्योरी की, और सेमेस्टर 1 में वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी चलती है और कई सारे राइटर्स की बुक्स आती है जैसे कि सुनीता गंगवाल जी हो गई और आपके ओपी गोबा जी हो गए। लेकिन मैंने जो बुक रिकमेंड कर रखी है आपको स्टार्टिंग से वो कौन सी है? सुनीता गंगवाल। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ बुक है, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर सुनीता गंगवाल। ठीक है, इस बुक को रेकमेंड करने का मेरा पर्पज़ ये है कि हर एक एक टॉपिक और उसका जो सब टॉपिक है उसका एक सेपरेट पैराग्राफ बनाकर दे रखा है। मेरे कहने का ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि बाकी जो राइटर्स हैं उनकी किताब खराब है, लेकिन उनमें क्या है कि आपको सेपरेट पैराग्राफ बना के नहीं दे रखा, और इस किताब में आपको सेपरेट पैराग्राफ के फॉर्म में मिल जाएगा। इसके कारण से आप जो है हर एक चीज़ को डिटेल में याद कर पाते हो, लॉन्ग टर्म तक याद करते हो, लॉन्ग टर्म तक आपको ये चीज़ें याद रहती है, और काफ़ी डिटेल में ये किताब का जो एक्सप्लेनेशन है वो दे रखा है। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 4 बिहेवियरिज्म स्टार्ट कर दिया था। शुरू के जो 3 चैप्टर हैं अलग अलग अप्रोचेस के ऊपर, उनके स्कोप, उनके सिग्निफिकेंस, और साथ में जो है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस का स्कोप, वो अपन ने 3 चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है आपका बिहेवियरिज्म, सुनीता गंगवाल बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 बिहेवियरिज्म। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं, आज तीसरा पार्ट अपन करेंगे। इसके अंदर आज की जो वीडियो है आज अपन इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पिछले पार्ट के अंदर आपने क्या पढ़ा? 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स, बिहेवियरलिज्म के एक तरीके से पिलर्स, जो कि किसने दिए थे? डेविड स्टर्न जी ने दिए थे। साथ में बिहेवियरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्मों को अपन ने जाना। तो आज अपन क्या देखेंगे? आज अपन पढ़ेंगे कि बिहेवियरलिस्ट जो बिहेवियरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? बिहेवियरलिस्ट। तो बिहेवियरलिस्ट कैसे बुराई करते हैं ट्रेडिशनलिस्ट की? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की 2 मेजर अप्रोचेज होती है। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि फ्रॉम द पीरियड ऑफ एरिस्टोटल से लेकर 1945 तक चलती थी। ठीक है, जिसमें आप आर्गुमेंट्स के बेसिस पे ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी होती है आपकी मॉडर्न अप्रोच, जिसमें क्या होगा, जिसके अंदर आप जो है साइंटिफिक स्टडी करेंगे, आप जो है फैक्ट्स निकालेंगे। कैसे? साइंटिफिक स्टडी के माध्यम से, यानी कि आप ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे थ्रू बाय फैक्ट्स, थ्रू बाय साइंटिफिक स्टडी। और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आप ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं थ्रू बाय आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो अब जो बिहेवियरलिस्ट है ये एक प्रकार की मॉडर्न अप्रोच है। तो मॉडर्न बिहेवियरलिस्ट जो होते हैं ये ट्रेडिशनलिज्म या जो ट्रेडिशनलिस्ट है उनकी कैसे बुराई करते हैं। ठीक है, वो अपन इसमें देखेंगे कि बिहेवियरलिस्ट कैसे बुराई करते हैं ट्रेडिशनलिस्ट की। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है? फोकस ऑन एकेडमिक अप्रोच। ये कहते हैं कौन? बिहेवियरलिस्ट कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट को कि तुम्हारी जो अप्रोच है, तुम्हारी जो स्टडी है वो किस पर बेस्ड है? एकेडमिक अप्रोच पर बेस्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि तुम जो स्टडी करते हो इसके अंदर वैल्यूज़ ही होती है। वैल्यूज़ यानी कि केवल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसके अंदर साइंटिफिक स्टडी नहीं होती। तो तुम्हारी जो स्टडी है ये कंप्लीट नहीं है, ऐसा कहते हैं बिहेवियरिस्ट। किसको? ट्रेडिशनलिस्ट को। हालांकि बिहेवियरिस्ट भी अपने आप में कंप्लीट स्टडी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी केवल फैक्ट्स होते हैं, वैल्यूज़ नहीं है। ट्रेडिशनलिज्म के अंदर केवल वैल्यूज़ है, फैक्ट्स नहीं है। तो कंप्लीट तो दोनों ही नहीं है। इसके आगे जब बिहेवियरिज्म 1960s के अराउंड पोस्ट बिहेवियरिज्म आता है, उसके अंदर वैल्यूज़ भी होती है और फैक्ट्स भी होते हैं। तो वो उसको अपन एक तरीके से कंप्लीट स्टडी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिहेवियरिस्ट कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट को कि तुम्हारी जो स्टडी है केवल एकेडमिक अप्रोच पर बेस्ड है, यानी कि केवल वैल्यूज़ पे डील करती है, फैक्ट्स नहीं होते। तो तुम्हारी स्टडी जो है वो कंप्लीट नहीं है। दूसरा, बिहेवियरिस्ट कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट को कि तुम्हारी जो स्टडी है वो केवल मेटाफोरिकल लैंग्वेज पर बेस्ड है। सिंपल इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी जो स्टडी है और तुम्हारा जो कंक्लूजन है, तो तुम्हारा कंक्लूजन तुम्हारी स्टडी को सपोर्ट नहीं करता।
तो यानी कि कंक्लूजन खराब है या फिर तुम्हारी स्टडी खराब है। तो यहाँ पे तुम्हारी सिर्फ मेटाफोरिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी स्टडी और तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो सपोर्ट नहीं होता। भाई कंक्लूजन क्या होता है? पूरी चीज का सार जो सपोर्ट करे। तो ट्रेडिशनलिस्ट जब स्टडी करते हैं तो उनका कंक्लूजन उनके स्टडी को सपोर्ट ही नहीं करता, तो ये एक लिमिटेशन है। तो बिहेवियरिस्ट यही कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट को कि तुम्हारी स्टडी और तुम्हारा कंक्लूजन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता। तीसरा, इग्नोर्स एक्चुअल पॉलिटिकल फिनोमिना। ठीक है, कि एक्चुअलिटी में क्या चल रहा है वो ट्रेडिशनलिस्ट क्या नहीं करता, डील नहीं करता। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 4 मेजर अप्रोचेस आती है: फिलोसॉफिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशन अप्रोच, लीगल अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच। तो फिलोसॉफिकल में क्या होता है? फिलोसॉफी क्या होता है? जब आर्ग्यूमेंट्स देकर ट्रुथ को फाइंड आउट किया जाता है वो क्या कहलाती है? फिलोसॉफी कहलाती है। ठीक है, तो एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है ये केवल आप आर्ग्यूमेंट्स के देकर आप नहीं पता लगा पाओगे। इसलिए बिहेवियरिस्ट कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट को कि तुम्हारी जो स्टडी है ये क्या है? एक्चुअल पॉलिटिकल फिनोमिना है, एक्चुअलिटी में क्या चल रहा है उस पर डील नहीं करती, क्योंकि तुमने फैक्ट्स तो लिए नहीं, साइंटिफिक स्टडी तो ली नहीं, फैक्ट्स आए नहीं, रिसर्च हुआ नहीं, तो तुमने कैसे कह दिया कि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट है, या तुमने कैसे कह दिया कि तुम्हारी स्टडी जो है एक्चुअल पॉलिटिकल फिनोमिना को टच कर रही है, ग्राउंड लेवल पर तुम लोग स्टडी करते हो, कैसे कह दिया? क्योंकि तुम्हारी तो साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहेवियरिस्ट कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट को कि तुम लोग जो है स्मॉलर इश्यूज जो होते हैं कंट्रीज के उस पर डील नहीं करते। बिगर इश्यूज पे तो डील करते हैं ट्रेडिशनलिस्ट, लेकिन स्मॉलर इश्यूज पे डील नहीं करते। ठीक है, और स्मॉलर इश्यूज पे जो है वो कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, माना धीरे धीरे करते पर करते तो है। तो वैसे बिहेवियरिस्ट कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट को कि तुम्हारी स्टडी जो है वो स्मॉलर इश्यूज पे डील नहीं करती। नेक्स्ट, इग्नोर्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। ट्रेडिशनलिस्ट किसकी स्टडी करती है? आर्गुमेंट्स के बेसिस पे ट्रुथ को फाइंड आउट करने के प्रयास करती है। बिहेवियरिज्म में किस चीज़ की स्टडी होती है? ह्यूमन बिहेवियर की। नाम ही बता रहा है कि भाई देश है। बिहेवियरिज्म का मतलब क्या होता है? प्योर साइंस अप्रोच। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एक देश है उसमें अलग अलग पॉलिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, करने वाली भी जनता है, उन पॉलिटिकल इंसिडेंट्स का जो इफेक्ट है वो भी जनता के ऊपर आएगा। ठीक है, तो वो जो जनता इंक्लूड होती है उन पॉलिटिकल इंसिडेंट्स में, तो उन जनता की साइंटिफिक स्टडी, उनके बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बिहेवियरिज्म। तो यहाँ पर ट्रेडिशनलिस्ट ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं करते। इग्नोर्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि इग्नोर्स करते हैं वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल के बिहेवियर की। तो ये भी एक इनका लिमिटेशन है। नेक्स्ट अपना जाता है हिस्टोरिकल अप्रोच इग्नोर्स द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसका मतलब ये है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 4 अप्रोचेज आती है: हिस्टोरिकल अप्रोच, फिलोसॉफिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और लीगल अप्रोच। तो जो हिस्टोरिकल अप्रोच है किसकी? ट्रेडिशनलिज्म की। अब हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री, आपने एक कोट सुना होगा कि हिस्ट्री हमेशा उनकी है जो जीतते हैं। जो जीतते हैं हिस्ट्री उन्हीं की है, भले ही वो उन्होंने गलत काम किया हो, पर वो हिस्ट्री में अपने हिसाब से क्या कर देंगे? मैनिपुलेट कर देंगे। हिस्ट्री को आराम से डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। किसके द्वारा? जो पावरफुल है उसके द्वारा। तो ये तो एक तरीके से लिमिटेशन हुआ हिस्टोरिकल अप्रोच का। ठीक है, जो रियल बातें वो तो आएगी नहीं सामने। 7वां पॉइंट, इग्नोर्स इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। जो आपका बिहेवियरिस्ट कहता है ट्रेडिशनलिस्ट को कि तुम्हारी जो अप्रोच है ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करती। हालांकि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन पहले भी था, ग्लोबलाइजेशन आज भी है, लेकिन अंतर क्या आ गया? अंतर ये आ गया कि पहले ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा था, आज ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले ग्लोबलाइजेशन कम था, लिमिटेड था, आज ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें एक कंट्री वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में कनेक्टेड होती है, सोशली भी, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। ठीक है, ट्रेड के माध्यम से भी। इकोनॉमिकली का मतलब मेरा ये था ट्रेड के माध्यम से। तो पहले भी कनेक्टेड थी, आज भी कनेक्टेड है। फ़र्क इतना है, पहले कम कनेक्टेड थी, आज ज़्यादा कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी करना क्यों जरूरी है? रशिया यूक्रेन का वार हुआ, ठीक है, इंडिया का उसमें कोई भी रोल नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया के स्टॉक मार्केट पे उसका इफेक्ट आया।
ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, एक दूसरी कंट्रीज हमेशा वर्ल्ड मतलब कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो इस केस में अपन अपनी कंट्री को तो स्टडी कर ही रहे हैं, साथ में इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज को भी स्टडी करना ज़रूरी है, जो कि ट्रेडिशनलिस्ट नहीं करता। तो यही बात बोलते हैं बिहेवियरिस्ट किसको, ट्रेडिशनलिस्ट को, कि तुम्हारी स्टडी केवल एक देश तक सीमित है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स पे तुम लोग स्टडी नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है ट्रेडिशनलिस्ट कैसे बुराई करते हैं। यहाँ तो क्या बात थी कि बिहेवियरिस्ट कैसे बुराई करते हैं ट्रेडिशनलिस्ट की, यहाँ पर बात आएगी कि ट्रेडिशनलिस्ट कैसे बुराई करते हैं बिहेवियरिस्ट की, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखना कि बुराई किसकी हो रही है, बुराई हो रही है बिहेवियरिस्ट की, यानी कि बिहेवियरिज्म की। तो मेरा जो पहला वाला जो वीडियो था जिसमें मैंने बेसिक क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिज्म बताए थे, तो ये पॉइंट और वो पॉइंट दोनों उसमें मैंने 7 से 8 पॉइंट उसमें लिए थे। तो वो पॉइंट और ये पॉइंट सेम आप करके लिख सकते हो, यानी कि क्वेश्चन यदि आ जाए कि आपको बताना है कि क्रिटिसिज्म बताना है, लिमिटेशन बताना है, ड्रॉबैक्स बताना है बिहेवियरिज्म के, तो आप ये पॉइंट्स और पिछले वाले जो पॉइंट्स है 8 पॉइंट्स, वो दोनों को आप बराबर करके लिख सकते हो। पहले वो वाले लिख देना, उसके वो बेसिक क्रिटिसिज्म है, उसके बाद में लिखना ट्रेडिशनलिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिस्ट, ठीक है, कि ट्रेडिशनलिस्ट कैसे बुराई करते हैं बिहेवियरिस्ट की। ये उन 8 पॉइंट्स के बाद में लिखना, वो पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंबाइन करके आप लोग लिख सकते हो। हालांकि ये जो 4 पॉइंट है आपके बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे, कितने, लगभग 10-12 पॉइंट्स आपको आराम से मिल जाएंगे इस वाले मुद्दे के ऊपर, ठीक है। तो उसमें वही है, वो जो बेसिक क्रिटिसिज्म है ना बिहेवियरिज्म के, वो भी उसमें मर्ज कर रखा है, और वो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया। तो आप जिन लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो देखना, उसमें बेसिक क्रिटिसिज्म है बिहेवियरिज्म के। तो वो पॉइंट और ये पॉइंट आप बराबर एक ही आंसर में लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में बिहेवियरिज्म की क्या हो रही है, बुराई हो रही है। पहले वो वाले 8 पॉइंट लिखना, उसके बाद में हेडिंग डालना ट्रेडिशनलिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिस्ट, उसके बाद में ये 4 पॉइंट लिखना, ठीक है। तो आपके 12 पॉइंट हो जाएंगे, आपके बिहेवियरिज्म के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो एक अच्छा खासा आंसर फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहला पॉइंट, मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स नॉट क्लियर। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, सिंपल अपन एग्जाम्पल देखते हैं, भाई पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, पानी का फॉर्मूला है ना, वाटर का फॉर्मूला H2O, इतने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलेंगे, इतने मॉलिक्यूल जो है आपके ऑक्सीजन के मिलेंगे, तब जाके जो है पानी बन जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिक्स में ऐसा कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। तो जब ये लोग कहते हैं कि तुमने अपने आप को साइंस बता दिया, तुम कहते हो ना साइंटिफिक स्टडी है, तो साइंटिफिक स्टडी है तो फॉर्मूले होंगे, पर तुम्हारे तो फॉर्मूले नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तो ये इसमें क्या हो जाती है, एक लिमिटेशन बन जाती है, किसकी, बिहेवियरिज्म की। सेकंड आता है अपना डिफेक्टिव एनालिसिस। डिफेक्टिव एनालिसिस का मतलब ये है कि यहाँ पर डिफेक्टिव एनालिसिस का मतलब ये है कि जो बिहेवियरिस्ट होते हैं, उत्पत्ति कहाँ से हुई, अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्रीज से, ठीक है। तो वहाँ पर जो टूल्स चलते थे, वहाँ पर जो रिसर्च टूल्स चलते थे, उन्हीं का सहारा लेके हर जगह पे स्टडी की जा रही है। अब आप बोलेंगे तो इसमें दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है, देखो मान लिया मुद्दा सेम हो सकता है, स्टडी आप जो टॉपिक पे जो स्टडी कर रहे हो वो टॉपिक सेम हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है यदि उसका इफेक्ट वेस्टर्न कंट्री में जैसा रहा तो वैसा ही इफेक्ट ईस्टर्न कंट्री में भी रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन का कंपोजिशन अलग है, वहाँ पर डाइवर्सिटी कम है। ईस्टर्न में डाइवर्सिटी, ईस्टर्न कंट्रीज में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर लिटरेसी लेवल, ठीक है। तो हर एक चीज़ वेरी करती है, मुद्दा भले ही सेम है, स्टडी का टॉपिक भले ही सेम है, लेकिन आपने जो टूल्स आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वो टूल्स भी जगह को देखते हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज में वो टूल्स चलते थे तो ईस्टर्न में भी वो टूल्स चलेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि सबका एरिया को, मुद्दा भले ही सेम है, मुद्दा भले ही स्टडी का सेम है, टॉपिक भले ही सेम है, लेकिन फर्क क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है कंपोजिशन का।
पॉपुलेशन की कंपोजिशन का। ठीक है, तो ये भी डिफेक्टिव एनालिसिस में आ जाता है, क्योंकि आप एक प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो स्टडी है वो क्या हो जाती है, बियास्ड। बियास्ड यानी कि एक तरीके से भेदभाव वाली स्टडी हो जाती है। ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज़ के अपने अलग टूल्स के हिसाब से स्टडी हो सकती है जिनमें बेहतर रिजल्ट आए, तो आप तो वो टूल्स लाते ही नहीं हो, आप तो उन्हीं टूल्स पे इस्तेमाल करते हो जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलते हैं। अब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन दोनों का अलग है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन दोनों का अलग है, तो अब जब आप कंपोजिशन अलग है तो टूल्स में भी थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए, जो कि नहीं होता, ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट, इग्नोर्स बिगर इश्यूज। अब बिहेवियरिस्ट क्या कहते थे ट्रेडिशनलिस्ट को, कि तुम स्मॉलर इश्यूज पे डील नहीं करते। वहीं ट्रेडिशनलिस्ट क्या कहते हैं बिहेवियरिस्ट को, तुम बिगर इश्यूज पे डील नहीं करते। तो दोनों ही एक दूसरे के मतलब अगेंस्ट है। तो गलत ये भी है, गलत ये भी है। ये स्मॉलर इश्यूज पे डील नहीं करते तो स्मॉलर इश्यूज भी कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो एक तरीके से इनकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं है। अब ये बिगर इश्यूज पे डील नहीं करते, कौन, बिहेवियरिस्ट, तो एक तरीके से इनकी स्टडी भी कंप्लीट तो नहीं है, तो ये एक इनका लिमिटेशन है। नेक्स्ट, इग्नोर्स करंट इश्यूज। करंट इश्यूज पे बिहेवियरिस्ट कभी भी डील नहीं करते, ये उन्हीं पे डील करेंगे जो कि क्या होंगे, स्टैटिक। बिहेवियरिस्ट हमेशा 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 स्टैटिक चीज़ों पे ही डील करेगा। स्टैटिक चीज़ें मतलब वो मुद्दे जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च टूल्स अवेलेबल हो। आई बात समझ में, जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग रिसर्च टूल्स के माध्यम से स्टडी की जा सकती है, वो स्टैटिक चीज़ें। यानी कि करंट में जो चल रहा है उस पर डील ना करके केवल सेलेक्टेड चीज़ों पे डील करना, और वो सेलेक्टेड चीज़ें भी वो होगी जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल हो सकती है। करंट पे जो चल रहा है उस पर डील करना चाहिए, तभी तो एक अच्छी स्टडी अपन कह सकते हैं। भाई जो स्टैटिक चीज़ें उन पे भी डील करो, उन पे भी पता लगाओ कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिनकी वजह से वो चीज़ें हुई और आगे उसका क्या इफेक्ट आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो करंट में चल रहा है आप उसको इग्नोर कर दो। तो यहाँ पर जो करंट में चलता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बिहेवियरिस्ट के द्वारा। तो यही बुराई करते हैं कौन, ट्रेडिशनलिस्ट, किसकी, बिहेवियरिस्ट की। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। पिछली वाली वीडियो में क्रिटिसिज्म है किसके, बिहेवियरिज्म के। तो जब आपका क्वेश्चन आए कि बताओ क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरिज्म या ड्रॉबैक्स ऑफ बिहेवियरिज्म, तो पहले आप वो 8 पॉइंट बताएंगे, उसके बाद में हेडिंग डालेंगे ट्रेडिशनलिस्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिस्ट, उसके बाद में ये 4 पॉइंट बताएंगे। आपके बुक में ये 12-13 पॉइंट है इसमें, ट्रेडिशनलिस्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिस्ट। लेकिन वो उसमें क्या बता रखा है, उसमें जो मैंने पहली वाली वीडियो में बताए थे बेसिक क्रिटिसिज्म, वो भी उसमें दोबारा बता रखे, इस वजह से वो पॉइंट ज़्यादा हो गए। बाकी कंटेंट अपना पर्याप्त है, मैं कभी भी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा। इस चैनल पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा और पूरा कंटेंट मिलेगा। अपनी वो आदत नहीं है 5 मिनट का 7 मिनट का वीडियो बना दी और अपना काम हो गया, नहीं। बहुत कम यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि आपको कॉलेज की, स्कूल्स की तो हर कोई बता देगा, कॉलेज की किताबें बहुत कम लोग बताते हैं। इसके अलावा कॉलेज का जो कोर्स है वो बहुत कम लोग करवाते हैं। बट आपका ये जो चैनल है शार्प माइंड्स, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा, जेन्युइन नॉलेज आएगी, एब्सोल्यूट नॉलेज आएगी, और आपको कहीं पर भी भागने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना है कि कैसे बिहेवियरिस्ट बुराई करते हैं ट्रेडिशनलिस्ट की और कैसे ट्रेडिशनलिस्ट बुराई करते हैं बिहेवियरिस्ट की। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं जयेश नायक मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू सुनीता गंगवाल। चैप्टर नंबर 5 कौन सा, पोस्ट बिहेवियरिज्म, जिसके अंदर स्टडी की जाती है वैल्यूज़ की भी और
साइंटिफिक फैक्ट्स की भी, रिसर्च की भी। अब ट्रेडिशनलिज्म में तो सिर्फ वैल्यूज होती, फैक्ट्स नहीं होते। बिहेवियरिज्म में केवल फैक्ट्स होते, वैल्यूज नहीं होती। लेकिन पोस्ट बिहेवियरिज्म चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू सुनीता गंगवाल, उसमें फैक्ट्स भी होंगे और आपकी वैल्यूज भी होती है। तो मैं जयेश नायक मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।